देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर के कविता को। के कविता शराब घोटाले मामले में ही दक्षिण का सब कुछ संभालती थी। उनके ऊपर जांच चल रही है, ईडी जांच करी, आज ही उनकी रिमांड बढ़ाई गई है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गुलाब सिंह यादव की। इन पर जबरन वसूली का आरोप है, इनकी जांच आईटी कर रही है जबरन वसूली मामले में। तीसरी तस्वीर आपको के कविता के रिश्तेदार की बताएं, क्योंकि उनके घर पर हैदराबाद पर आज दिन भर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। दिन भर जो छापेमारी हुई है उसमें भी यही शराब घोटाले का ही पूरा एंगल है जो खंगाला जा रहा है। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं महुआ मोइत्रा की। आपको याद होगा वो पूरा मामला पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का, जिसको लेकर वो घिरी और इस पर सीबीआई लगातार उनको रडार पर लिए हुए। तो ये तो वो चार चेहरे हैं। आगे भी आपको बताएं, अरविंद केजरीवाल, जी हाँ, अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले में ईडी की कस्टडी में 6 दिन की कस्टडी में है, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। तमाम वो चेहरे हैं और ध्यान दीजिएगा कि सब पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सब पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और ये सभी विपक्षी इंडी गठबंधन के चेहरे हैं। संजय सिंह को अब आप देख रहे हैं, संजय सिंह जो कि बड़ा पद संभालते थे, सांसद तो है ही, लेकिन इन पर भी शराब घोटाले में पूरी हेल्प करने का आरोप लगा है। इन पर लगातार जांच हो रही है ईडी की। और मनीष सिसोदिया को आप देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया जो कि शिक्षा मंत्री रहे और इनकी पॉलिसीज को लेकर तमाम बातें कही गई थी, लेकिन इनका भी नाम शराब घोटाले में आया था। और अब आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन को। जी हाँ, हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अपना दारोमदार चंपाई सोरेन को दिया और वहां से निकले जमीन घोटाले का इन पर भी आरोप था। इन पर ईडी की जांच चल रही है। ये वो तमाम चेहरे हैं जो 24 के चुनावों से पहले रडार पर हैं और सब पर भ्रष्टाचार के आरोप बने हुए हैं। लेकिन आपको वो तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है जो आज की कहानी कहती है। पहले वो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये 2 तस्वीरें आपको बताएंगी कि कैसे सियासी जो पूरा समीकरण है वो दिल्ली में अभी भी सलाखों के पीछे से साधने की कोशिश है। ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं 13 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है, यानी 10 दिन पहले की तस्वीर, जब अरविंद केजरीवाल जिस जगह पर बैठे हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हैं और ये उनका तीसरा टर्म था जो वो सर्व कर रहे हैं लगातार दिल्ली की जनता को। और अब आप ये तस्वीर देखिए, सुनीता केजरीवाल, उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी जो IRS ऑफिसर भी रह चुकी हैं, और वो कहाँ बैठी हैं आप जरा वो जगह देखिए। ये एक संकेत हो सकता है, ये एक इशारा हो सकता है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल उसी कुर्सी पर बैठी हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे, अपने फैसले सुनाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और क्या ये वो इशारा है कि अब वक्त आ गया है कि कमान उन्हें सौंपी जाएगी और अब मैडम सीएम आप सुनेंगे दिल्ली के लिए? ये सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच संदेश जो भेजा है अरविंद केजरीवाल ने, उसे सुनीता केजरीवाल ने भावुक अंदाज में सुनाया। क्या था वो संदेश, एक बार पहले सुन लीजिए। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। तो आपने सुना जो खत पढ़ा है, सुनीता केजरीवाल ने भावुक अंदाज में पढ़ा है, लेकिन इस जो खत में जो बातें लिखी गई हैं उसके मायने क्या है, क्या संदेश के अंदर की खबर है, जरा आपको बताते हैं, समझाते हैं आपको। ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, सुनीता केजरीवाल अब पूरी तरह से फ्रंट पर आ गई हैं। जिस सीट पर बैठकर उन्होंने वो बात कही है, वो बता रहा है कि वो फ्रंट पर आ गई है संभालने के लिए दारोमदार केजरीवाल। और आपको तोड़ना आसान नहीं है, ये बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से, सलाखों के पीछे से। ये उनकी एक्टिव होने की रणनीति है, जनता को मैसेज देने की रणनीति है, महिलाओं को साधने की कोशिश भी यहाँ बरकरार दिखी। आपने नोटिस किया होगा कि संदेश में कहा गया, इमोशनल एंगल से भी लोगों को साधने का प्रयास दिखा, क्योंकि कहा गया कि हम आपके साथ हैं, हमारा जीवन देश को समर्पित है। महिलाओं के लिए जो अभी बजट के दौरान उन्होंने योजना 1000 रुपए की लॉन्च की थी, उसका भी जिक्र यहाँ पर दिखाई दिया। तो चुनाव में लड़ने का जोश केजरीवाल में बरकरार है। केजरीवाल ये बात बताना चाहते हैं और यही वजह है कि जो संदेश दिया उसमें वो बातें दिखाई दे रही थी, वो झलक दिखाई दे रही थी। लेकिन जब केजरीवाल लोगों के सामने चेहरा बने थे, तो आपको याद होगा वो 2011 का दौर, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेकर
उन्होंने पूरी चीजें की थी। और उसके बाद उन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीज थी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को लेकर जनता के बीच आए थे। और अब यही दो फैक्टर्स उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, उसमें वो फंसते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन से उन्होंने लड़ाई शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जाना पहचाना चेहरा बन गए, लोगों के बीच पॉपुलर हो गए, लोग पसंद करने लगे, विश्वास करने लगे लोग। शुरुआत में उन्होंने परिवारवाद का मुद्दा भी खूब उठाया, उसको उन्होंने लोगों के बीच कहा कि वो परिवारवाद के खिलाफ हैं। 2 अक्टूबर 2012 को उन्होंने राजनीति में आने का ऐलान किया। उन्होंने कहा था कि अगर किसी चीज को सही करना है तो उसमें जाकर सही करना होगा, और यही वजह है कि राजनीति में उन्होंने कदम रखा, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया था। 26 नवंबर 2012 को उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन कर लिया और 2013 में केजरीवाल पहली बार में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। लोगों का विश्वास उन्होंने जीत लिया था, पहली बार में ही मुख्यमंत्री बने और 2023 में आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया। लेकिन 21 मार्च 2024 को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए और अब पोजीशन बदल गई। आप देखिए केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं और सुनीता केजरीवाल अब फोर फ्रंट पे हैं। केजरीवाल के जेल जाने से अब इस्तीफे की मांग उठने लगी है, सवाल उठने लगे हैं। सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के भी संकेत मिल रहे हैं, जिस कुर्सी पर बैठ कर उन्होंने कही बात। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या भ्रष्टाचार के बाद परिवारवाद केजरीवाल पर बैकफायर करेगा, क्योंकि ये उन्हीं के मुद्दे थे जिसको लेकर वो जनता का विश्वास जीत चुके थे। दूसरा सवाल ये है कि सुनीता को दिल्ली का सीएम बनाने के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि परिवारवाद तो यहां पर लागू हो गया जबकि वो परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो जो मुद्दे उनका विश्वास जीतने में कहीं ना कहीं मदद करते नजर आए थे जनता के बीच, क्या वही मुद्दे अब उनके लिए आफ्टर इफेक्ट के तौर पर निगेटिव हो सकते हैं, ये वक्त बताएगा। ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिन मुद्दों पर वो लड़े थे, यानी परिवारवाद या भ्रष्टाचार की अगर बात करें, तो इन दोनों मुद्दों को लेकर उन्हें फायदा भी खूब मिला। स्थिति क्या है आम आदमी पार्टी की, आपको बता देते हैं। फायदा कैसे मिला देखिए, आपको आंकड़े के जरिए समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले समझिए आपके 12 साल में सियासत में कितना प्रभाव पड़ा है। देखिए लोकसभा सांसद इनके पास पंजाब से है, विधायकों की संख्या बहुत है। दिल्ली में 62, पंजाब में 92, दोनों जगह सरकारें हैं। गोवा में 2, गुजरात में 5, कुल विधायक 161 है। राज्यसभा सांसद दिल्ली में 3, पंजाब में 5, यानी कुल 8। ये पूरी अभी स्थिति है आम आदमी पार्टी की, और ये थर्ड ऐसी पार्टी है जिसकी एक से ज्यादा जगह सरकार बनी हुई है। तो आप समझिए कि बहुत उनको फायदा भी मिला। लेकिन अब क्या ये फायदा नुकसान में बदल जाएगा, क्योंकि जिस पर वो राजनीति करते थे उसी को लेकर उन पर सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल चुनाव पास है और देखिए चुनाव पास होने के दौरान हम ये देख रहे हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक ताबड़तोड़ यहाँ पर रेड्स चल रही है, कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है और वार पलटवार तो चल ही रहा है। लेकिन इसका सियासी माइलेज दूसरी पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उन पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। कुछ ही दिनों में देश में पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। बीजेपी और खुद पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक विपक्ष घोटाले के जाल में घिरा है। ऐसे में चुनाव प्रचार में जुटने के बजाय विपक्ष के नेता ईडी की गिरफ्त में हैं और कार्यकर्ता सड़कों पर। आम आदमी पार्टी सबसे बड़े संकट से गुजर रही है, क्योंकि शराब नीति घोटाले का फंदा पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तक जा पहुंचा है। केजरीवाल 6 दिन के लिए ईडी के रिमांड पर हैं। चुनाव के समय अपने नेता की गिरफ्तारी से आप नेता गुस्से में हैं और ईडी के एक्शन को बीजेपी की कार्रवाई बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया है, ये बिल्कुल साफ है। झूठे केस लगे हुए हैं, एक के बाद एक झूठे केसों के तहत विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सारे विपक्ष को निपटाने में, जेल में डालने में लग गई है। ये देश रशिया की राह पे है। पुतिन ने जिस तरीके से सारे विपक्ष को खत्म करके एक छत्र राज बनाया, अब हिंदुस्तान भी उस राह पे है। अरविंद केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? पूरे देश में ये रोष फैल गया है कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। ये नहीं चाहते। अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, एलजी की चलेगी। अगर पंजाब में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर तंग करेगा। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, जांच एजेंसियों के रडार पर लगभग पूरा इंडी गठबंधन नजर आ रहा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव और उनका बेटा तेज प्रताप पहले ही सवालों के घेरे में हैं। लैंड स्कैम डील में जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन जेल की सलाखों में हैं। टीएमसी नेता
महुआ मोइत्रा के आवास पर सीबीआई छापेमारी कर रही है, जबकि दिल्ली शराब घोटाले में फंसी तेलंगाना की बीआरएस नेता के कविता की 3 दिन की ईडी रिमांड बढ़ा दी गई है। हैदराबाद में के कविता के करीबियों के घर पर भी छापेमारी चल रही है। वहीं दिल्ली में आप विधायक गुलाब सिंह के घर रेड की जा रही है, जबकि कांग्रेस आईटी रिटर्न्स न भरने के बाद आयकर विभाग की कार्रवाई से परेशान दिख रही है। जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के पैसे लूटे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। मोदी को चाहे जितना गाली देते रहे, करप्शन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। पीएम मोदी बार बार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचारियों से एक एक पैसा वसूलने की नसीहत देते रहते हैं। वहीं जांच एजेंसियां भी घोटाला करने वालों से सख्ती से निपट रही हैं। ऐसे में घबराए विपक्षी नेता जांच एजेंसियों की कार्रवाई को पीएम मोदी की कार्रवाई बताने में जुटे हैं। सारे का सारा निजी निवेश इलेक्ट्रल बॉन्ड में जा रहा है, ईडी से बचने के लिए, सीबीआई से बचने के लिए, इनकम टैक्स से बचने के लिए। जिस तरह भाजपा एजेंसीज को मिसयूज कर रहे हैं, इससे ये मालूम पड़ रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक नहीं है। वो ट्राई कर रहा है सब तरीका से ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करने के लिए। देश ये स्वीकार करेगा झूठ के मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी। हर तरह से अपोजिशन को इलेक्शन से पहले ही खत्म करना चाहते हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर है, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, वो बीजेपी की एक बी टीम बन चुका है। विपक्षी दलों के नेता जहां चुनावी आड़ में अपनी करनी का ठीकरा पीएम मोदी पर फोड़ रहे हैं और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को बीजेपी का एक्शन बता रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया और इंडी गठबंधन को ठग बंधन बताया है। चोर चोर मुसेरे भाई, सबने एक दूसरे की पीठ खुजलाई। क्या गठबंधन इसीलिए हुआ ठग बंधन ये कि सब ठगने वाले भ्रष्टाचार करने वाले एक मंच पर आ जाए? मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, ये अब नहीं होने वाला है। अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। क्या हुआ था, आपने कहा था अन्ना हजारे की उंगली पकड़ते हुए कि अगर कोई आरोप लगता है तो पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी। आज आप इस्तीफा देना तो दूर, जांच में शामिल नहीं होते 9 समन आने के बाद, और कहते हैं तिहाड़ से सरकार चलाएंगे। इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस खाते फ्रीज हो जाने से चुनावी खर्चे का रोना रो रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी दफ्तर सील होने से चुनावी प्रचार में रुकावट बता रही है। ऐसे में क्या बीजेपी का दावा सच साबित हो रहा है कि विपक्ष हार के बहाने खोज रहा है, या विपक्ष के वो सवाल जिनमें वो बीजेपी पर विपक्ष को रोकने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं? अब ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि कौन सही है और कौन झूठ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।